साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के साथियों ये वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है और इसका कुछ ही दिनों बाद आवेदन भी होगा। ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी करना बिल्कुल लाजमी है। आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। साथियों, इसी के संबंध में मैंने कल ही एक वीडियो आपके जो है ऐसे क्वेश्चन यानी चक्रवृद्धि ब्याज का एक ऐसा टाइप था जो बार बार जो है मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में रिपीट किया गया था, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। साथियों, यह जो वीडियो है आपकी यहाँ पे जो हम लोग चर्चा करेंगे यह मूल विधि एवं संविधान को लेकर के है और यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चन आपके बनते हैं और यहाँ जिन क्वेश्चन के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों, ये जो है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के प्रीवियस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको पूरी जब आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है और किन किन टॉपिकों से ये क्वेश्चन कवर किया जा रहा है और किस टाइप के हैं। और आगामी जो परीक्षा आपकी होगी 2025 सब इंस्पेक्टर भर्ती की, वह भी इसी टाइप के क्वेश्चनों को ही आपको तैयार करके जाना है, उन टॉपिकों को कवर करना है। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा अपने शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है, ये पूछा गया है आपसे कि देश में पुलिस बलों की ज़रूरतों और समस्याओं की पहचान के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई, यानी देश में कौन सी संस्था है जो पुलिस बलों की ज़रूरतों और समस्याओं की पहचान करती है। तो वो संस्था है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, जिसे BPRD के नाम से जाना जाता है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आगे है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस एवं लोक व्यवस्था किस विषय के तहत आते हैं। देखिए साथियों, जहाँ पे बात ये बहुत ज़्यादा पुलिस परीक्षा हो चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, ये बहुत ज़्यादा दोहराया जाता है कि आखिरकार पुलिस किस सूची का विषय है। यह लोक व्यवस्था पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। जैसा कि आप जानते हैं कि 7वीं जो अनुसूची है उसमें राज्य सूची के विषय, केंद्र सूची के विषय एवं समवर्ती सूची तीनों के विषय आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो पुलिस राज्य सूची का विषय है सर्वे सर्वा, ये ध्यान में रखना है। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के संदर्भ में किसी भी राज्य का कानूनी सलाहकार कौन होता है। देखिए, कोई राज्य है उसका कानूनी सलाहकार कौन होता है अनुच्छेद 165 के तहत, तो वो राज्य के अंदर आपका महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार के विधि का सलाहकार होता है, यानी विधि के मुद्दे पर राज्य सरकार कानूनी सलाह लेती है महाधिवक्ता से। अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो फिर वहाँ पे आपका महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 के तहत। अब देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों को स्थापित करता है। देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जो केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों को स्थापित करता है, तो वो आपका है भाग 11। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देता है। तो देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत प्राप्त है। देखिए, 3 जो अनुच्छेद हैं जो आपातकालीन अनुच्छेद के नाम से जाने जाते हैं, एक अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 राष्ट्रीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन है और 360 वित्तीय संकट है, जो एक बार भी देश में नहीं लगाया गया। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब में लगाया गया है, पंजाब सरकार में यानी पंजाब राज्य में लगा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और देखिए, आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या तो मुख्य न्यायाधीश न होने की स्थिति में या मुख्य न्यायाधीश भी बन सकता है सेवानिवृत्त, या जो है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है। आगे है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को, देखिए ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं यह किस देश से इसे
या किस देश से इसे लिया गया है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड देश से लिया गया। पूरे विश्व में आयरलैंड एक ऐसा देश था, उसके बाद भारत है, यानी आयरलैंड में जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया, वहीं से भारत में किया गया। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय होगा, यह बात कहाँ कही गई है? तो देखिए जो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 129 है 129 के तहत जो है जो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे एक अभिलेखी न्यायालय के रूप में भी देखा जाता है, या उसे एक अभिलेख न्यायालय के रूप में उसे उसका एक नाम दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेखी न्यायालय भी कहा जाता है। आगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए संसद की दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, और यह अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति ये प्रदान की गई है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय विवरण दिया गया? ध्यान में देना है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जहां पे केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय बंटवारा किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वहाँ पे जो है 3 बंटवारे हुए हैं। एक आपका होता है केंद्र सूची का विषय, एक राज्य सूची का विषय, एक आपका होता है समवर्ती सूची का विषय। ये तीनों 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं। आगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, यानी जो सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में बना, उसमें पूछा गया था कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो उसमें 2 अनुसूचियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का अपना अधिकार कहां से प्राप्त कर यानी भारतीय संविधान अपना अधिकार कहां से प्राप्त करता है? प्रस्तावना के अनुसार यानी संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार कहां से प्राप्त करता है? तो वो भारत की जनता से प्राप्त करता है। यानी उसमें आप देखेंगे प्रस्तावना में जो पहली स्टार्ट में ही है उसमें कहा गया है हम भारत के लोग, यानी जो हम भारत के लोग हैं यही जो है हमारे भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान है यह भारत की जनता से यानी भारत के लोगों से ही अपना अधिकार प्राप्त करता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे ही जो है कुंजी के नाम से या भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि बाबा भीमराव अंबेडकर के संबंध में आए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार वो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। बाकी अगर जनरल वे में आए कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, कुंजी क्या है, तो आप प्रस्तावना यानी उद्देशिका को आप बताएंगे। आगे है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए जो देखिए संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब उसे मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। अब उसे अनुच्छेद 300A में यानी 300A में उसे जगह प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 300A में, यानी 300A के तहत जो है अगर व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का, तो वो आपका है 300A, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को अब जो है एक विधिक अधिकार के रूप में देखा जाता है और उसे 300A में जगह दे देगी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? यानी बधुआ मजदूरी पर रोक लगाने का काम कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वो आपका करता है अनुच्छेद आपका 23 करता है। यह मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 में ये बात कही गई है। आगे भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में काम करने वाले बच्चों के लिए यानी कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो वो आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए। आगे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। और अगर यही जो है आपका जो राज्य के मानवाधिकार यानी अगर यह राज्य का मानवाधिकार है, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार होता तो आपके राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती। भारत
में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? देखिए भारत में जो सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय है यानी सबसे न्यायपालिका के अगर कोई सबसे शिखर पे बैठा है तो आपकी उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा ठीक है। फिर आगे, भारत के राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन कराता है? भाई भारत में राज्य की विधानसभाओं का चुनाव कौन कराता है? तो वो कराता है आपका निर्वाचन आयोग। देखिए भारत में कोई भी चुनाव होता है, वो चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, ग्राम पंचायतों को, इन सभी चुनावों को कराने का अगर अधिकार देखा जाए तो वो भारत निर्वाचन आयोग के पास होता है। अब भारत निर्वाचन आयोग जो है, एक चीज ध्यान दें, यानी निर्वाचन आयोग के पास है। अब निर्वाचन आयोग यानी का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो भारतीय संविधान का भाग 15 यानी निर्वाचन आयोग का जिक्र जो है कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच। अक्सर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो वो निर्वाचन आयोग से होता है। ठीक है, अब देखिए निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, यह भी प्रश्न पूछता है। देखिए निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था वो 25 जनवरी सन 1950 को किया गया। इसीलिए जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे यह भी पूछा जाता है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 25 जनवरी को। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देशित करता है? तो देखिए वो है आपका अनुच्छेद आपका 50। देखिए अनुच्छेद 50 में ये चीज़ है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। कौन? कार्यपालिका न्यायपालिका पे के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगी, यानी ये दोनों अलग होंगे। इसका निर्देश कहाँ पे दिया गया है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 का मतलब ये हुआ कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, तो जो अनुच्छेद 50 है उसके अंतर्गत ये जिक्र किया गया है कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है। ठीक है, अब आगे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची। देखिए भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। देखिए जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची उसमें कितने विषय शामिल हैं यह पूछा गया था, तो उसमें 47 विषय शामिल हैं। आगे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी से संबंधित है? देखिए महान्यायवादी से संबंधित है आपका 76। देखिए महाधिवक्ता की बात हम लोग किए थे यहाँ पे 165 के तहत, राज्य में महाधिवक्ता और केंद्र में 76 के तहत आपका महान्यायवादी होता है, जो केंद्र सरकार के विधि का वेत्ता होता है, यानी विधिक सलाह लेने के लिए सरकार जो है इनसे महान्यायवादी से सलाह लेती है, विधिक सलाह। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? देखिए जब 73वां संविधान संशोधन में कौन सी 1992-93 में होता है तो उसमें कह रहा है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? देखिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची का संबंध सीधा पंचायती राज व्यवस्था से था। आगे 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न किसके द्वारा तय किया जाता है? यानी जो दल बदल कानून बना इसमें कह रहा है कि दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न करने, यह कहता है कोई भी प्रश्न किसके द्वारा तय किया जाता है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए सदन के पीठासीन अधिकारी। ये अधिकार जो है सदन, इसके ऊपर प्रश्न उठाने का अधिकार अगर किसी के पास है तो वो सदन के पीठासीन अधिकारी के पास है कि दल बदल से संबंधित उत्पन्न होने वाली अयोग्यता को लेकर के। ठीक है, अनुसूची 10 से इसका संबंध है। अब है राष्ट्रपति द्वारा राज्य में। अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो वो आपकी उनकी संख्या होती है 12। और आगे कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो आकस्मिक निधि का संबंध जो है अनुच्छेद 267 से है। साथियों ये वीडियो जो है आपको कैसी लगी? साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कम से कम अपने साथियों को और अपने लोगों के बीच इसे साथियों ज़रूर भेजिएगा। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी तैयारी कराने के लिए यूपीपी हो चाहे यूपीएसआई हो पूर्णतः कटिबद्ध हैं। हम आपको इस तरीके के लिए जो है यूनिक वीडियो आपकी लाते रहेंगे। करीब हम लोग जो है मूल विधि एवं संविधान को लेकर के 15-20 वीडियो इस तरीके की लाएंगे, जहां से आपका यदि इन 15-20 वीडियो में ही आपको सारे प्रश्नों का सलूशन लगभग मिलने की संभावना होगी। तो साथियों यदि आप नए हैं, अभी तक आपने लर्निंग अड्डा 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना कमेंट दीजिएगा प्यारा सा।
और लाइक दीजिएगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।